Yeah. Now, in today's class, we are going to take what we are going to take John Dryden as a critic and sharing with you whiteboard. Yeah. So you will come to know कि today's class में हम लोग जो बात करेंगे किस पर बात करेंगे जॉन ड्राइडन एज अ क्रिटिक जॉन ड्राइडन एज अ क्रिटिक इस पर हम लोग बात करेंगे जब हम इस पर बात करते हैं तो क्या क्या ऐसा पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए जॉन ड्राइडन एज अ क्रिटिक सबसे पहला चीज कि जॉन ड्राइडन जो एज अ क्रिटिक है इनको एक पॉइंट का ध्यान में रखना ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ही इज नोन KNOWN एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म उनको किसके नाम से जाना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के नाम से जाना जाता है तो यह एक पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है कि ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये टाइटल उनको किसने दिया हुआ है ये जो टाइटल है कि ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म इट वाज गिवन बाय हुम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कुछ चीजें ऐसी है जो मैं लिख नहीं रहा हूँ मैं ओरली थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि जॉन ड्राइडन बिलोंग्स टू रेस्टोरेशन एज और रेस्टोरेशन एज का जो टाइमिंग है 1660 से लेकर 1700 ईस्वी तक उनके इस नाम पर इस एज को एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी कहा जाता है चार्ल्स सेकेंड उस समय के बड़े बादशाह थे जिन्होंने इनको पहला ऑफिशियल पोएट अपॉइंट किया जॉन ड्राइडन एज अ पोएट एज अ ड्रामेटिस्ट एज एन एसेइस्ट फेमस रहे हैं इनका पोइट्री का जो मास्टरपीस है वह आपका एब्सलम एंड एचिटोफेल है जो किंग चार्ल्स सेकंड की कोर्टली लाइफ के बारे में बात करती है इनका ड्रामा में जो एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है वो रेस्टोरेशन ट्रेजिडी या हीरोइक ट्रेजिडी को लेकर के है जो रेस्टोरेशन ट्रेजिडी हीरोइक ट्रेजिडी है यू विल कम टू नो कि ये जो है आपका रेस्टोरेशन ट्रेजिडी या हीरोइक ट्रेजिडी जो आपका रहा था उसमें जो है लव वैलर और बम्बास्टिक स्पीच उन सब चीजों को लेकर के प्रेजेंट किया जाता था तो एक मैं हल्का सा एज अ क्रिटिक लेने से पहले मैंने उधर की बात की है चौथा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप जॉन ड्राइडेन को देखते हैं तो एज अ ड्रामेटिस्ट हीरोइक ट्रेजिडी या रेस्टोरेशन ट्रेजिडी में उनका बड़ा नाम है और जिसका एक एग्जाम्पल है वो क्या है ऑल फॉर लव या उसी का सब टाइटल है द वर्ल्ड विल लॉस्ट और ये किसके जो है ड्रामा पर आधारित है इट इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स प्ले एंटनी एंड क्लियोपैट्रा को लेकर के उस पर आधारित है अब उसके बाद दूसरा चीज आता है कि इनकी अपनी और क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है तो देखेंगे तो इन्होंने बहुत सारा पोयम लिखा जैसे द मेडल नाम का इन्होंने पोयम लिखा द मेडल के अलावा इनका रिलीजियो लाइसी करके पोयम रहा है बैक टेक्नो रहा है और द हिंड एंड द पैंथर इनका पोयम रहा है कुछ लिरिकल पोइट्री रही है तो वो चीज बहुत ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ अलेक्जेंडर फीस्ट नाम का पोयम द वाइल्ड गैलेंट है द इंडियन क्वीन है मतलब ये तो प्लेस हो जाते हैं अलेक्जेंडर फीस्ट तक का इनका पोयम है तो जो पोयम है मैं फिर से बता दूं अलेक्जेंडर फीस्ट करके है द हिंड एंड द पैंथर है रिलीजियो लाइसी है और द मेडल है द मेडल के अलावा अफसल की टॉफिल तो उनका आप कह सकते हैं कि मास्टरपीस रहा है एक पोयम बैक पेटनॉ रहा है ऑल दिस थिंग बाकी ड्रामा में रेस्टोरेशन जो ट्रेजिडी रही उसको लेकर के उनका द वाइल्ड गैलेंट है द इंडियन क्वीन है द इंडियन इम्परर है टाइरैनिक लव है ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड और भी तमाम चीजें अल्फा लव मैंने जिक्र किया ही द वर्ल्ड विल लास्ट जो 1678 ईस्वी में आता है इसके अलावा आप उनका कंट्रीब्यूशन जो मेन है कि हम उनको
किस रूप में देखते हैं, एज एन एस्थेइस्ट अगर हम देखते हैं तो एस्थेइस्ट के रूप में उनका कौन सा चीज हमें पढ़ना चाहिए। उनका एकमात्र क्रिटिकल एसे है अ डिफेंस ऑफ एन एसे करके आया हुआ है, अ डिफेंस ऑफ एन, उनका अ डिफेंस ऑफ एन एसे है। और भी उनका रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एसेज में ये सबसे उनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जहाँ पे आप उसको लेकर के बात कर सकते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से कि उन्होंने जो है जो बातें की है या जिन चीजों को लेकर के उन्होंने लिखा हुआ है, उनमें से एक पॉइंट है कि व्हाट इज दैट कि अ डिफेंस ऑफ एन ऐसे, एक उनका क्रिटिकल ऐसे जो 1668 में आया हुआ, अ डिफेंस ऑफ एन ऐसे, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, अ डिफेंस एन ऐसे, अ डिफेंस ऑफ एन ऐसे, इट केम इन 1668। तीसरा पॉइंट एज अ क्रिटिक जो आपको और ध्यान में रखना है, उनका हमेशा ये था कि ही क्रिटिसाइज्ड अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी। अब मेन मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ही क्रिटिसाइज्ड अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी, अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी। उन्होंने अरिस्टोटेलियन जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी रहा है उसको उन्होंने क्या किया, डिस्कार्ड किया। अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी में जैसे यूज ऑफ थ्री यूनिटीज था, कोरस का यूज था। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि जो अरिस्टोटल ने बता दिया वही परमानेंट है, वो यूनिवर्सल है, उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना, थर्ड पॉइंट की ही एडमायर्ड विलियम शेक्सपियर, ही एडमायर्ड विलियम शेक्सपियर। चौथा पॉइंट, उनका ये मानना था कि एवरी नेशन हैज इट्स ओन जीनियस। यह एक उनका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एवरी नेशन हैज इट्स ओन जीनियस। हर राष्ट्र का अपना एक जीनियस होता है, एवरी नेशन हैज इट्स ओन जीनियस, एवरी नेशन हैज इट्स ओन जीनियस। यह एक बड़ी बात थी जो उन्होंने कही थी। उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि अरिस्टोटल ने अगर ग्रीक ड्रामेटिस्ट को देखा, उनको देख करके उन्होंने कोई चीज लिखा तो उसे आइडियल मान लिया जाए, या उसके आगे की दुनिया नहीं, नहीं उसके आगे की भी दुनिया है, और भी लोग हैं, और भी ढंग से चीजें होती है। और उन्होंने कहा जो एक इम्पोर्टेंट बात थी कि हर राष्ट्र के लोगों का जो एस्थेटिक सेंस होता है वह अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि सबका एक समान होगा, इक्वल होगा, वो चीजें अलग अलग हो सकती है। इसीलिए वो कहते हैं कि एवरी नेशन हैज इट्स ओन जीनियस, हर राष्ट्र में अपना एक जीनियस पैदा होता है। शेक्सपियर इंग्लैंड के एक बॉर्न जीनियस हो सकते हैं। अरिस्टोटल ने जिन ड्रामेटिस्ट को लेके बात किया है वो ग्रीक के हो सकते हैं। लेकिन ग्रीक की जो जीनियस है उनके चीजों को यूरोपियन, पूरे यूरोप के लोगों पे नहीं थोपा जा सकता। ब्रिटिशर का अपना लिटरेरी टेस्ट अलग हो सकता है। और यह किस पर डिपेंड करता है, यह टाइम और प्लेस पे डिपेंड करता है कि किस समय कौन बड़ा राइटर पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, वहाँ के लोगों का जो टेम्परामेंट है वो कैसा है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, इन सब चीजों को लेकर के वो बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने जो एक कहा है, आई थिंक दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, उनका ये कहना था कि ही स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज ऑफ हीरोइक कपलेट, ही strongly supported
RTED supported the use of heroic couplet। उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो हीरोइक कपलेट है उनका यूज किया, उसको स्ट्रांगली वो सपोर्ट करते हैं। ही स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज ऑफ हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उस पर बात करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज ऑफ हीरोइक कपलेट। नेक्स्ट पॉइंट, ही कुड नॉट he could not make he could not make the distinction distinction between fancy and imagination। उन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन में बात की, लेकिन दोनों को एक ही लगभग मान लिया था। उसके बीच में वो अंतर नहीं पैदा कर पाए। याद होगा जब मैंने कॉलेज आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि फैंसी और इमेजिनेशन के बीच में अगर कोई आदमी अंतर पैदा कर पाता है तो वह कौन है? कॉलरिच है। लेकिन ये भी फैंसी और इमेजिनेशन की बात करते हैं, लेकिन फैंसी और इमेजिनेशन को उस लेवल पे वो नहीं ले जा पाते जिस लेवल पे ले जाना चाहिए था, या जो अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सेवेंथ पॉइंट, उन्होंने बताया कि द अल्टीमेट एम ऑफ लिटरेचर इज द अल्टीमेट एम ऑफ the ultimate aim of literature is to delight someone, to delight someone, not instruct, not instruct। जो अल्टीमेट एम है लिटरेचर का वह किसी को डिलाइट करना है, ना कि इंस्ट्रक्ट करना है। यह एक पॉइंट था। डिलाइट का मतलब कि उसका पहला पर्पस होना चाहिए लोगों को आनंद की प्राप्ति हो, लोगों को एस्थेटिक सेंस लोगों में डेवलप हो, ना कि इस तरह की कोई चीज हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट और उनका पॉइंट था जो एक मैं बहुत ही इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट मानता हूँ, दैट इज द एट्थ पॉइंट। और वो था कि ही सपोर्टेड टेल्स। टेल एक क्रिटिक थे, टेल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल बिलीव, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल बिलीव। ये स्पेलिंग ध्यान रख, सोशल बिलीव, MILIEU, MILIEU। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोशल बिलीव। सोशल बिलीव उसको कहा जाता है कि किसी भी समाज का जो ताना बाना है, जरूरी नहीं कि उस समाज का, जैसे यूरोप अगर ब्रिटिश सोसाइटी है तो जो ब्रिटिश सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होगा वो जरूरी नहीं कि इंडियन जो सोसाइटी है वह उसका स्ट्रक्चर वैसे ही होगा। इंडियन सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो ज्वाइंट फैमिली का महत्व बहुत ज्यादा रहा है। ब्रिटिश सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली का महत्व रहा है। इंडियन इंडियन सोसाइटी में ये है कि आ, लड़का कितना भी उम्र का हो जाए, लेकिन जब तक फादर और मदर जीवित रहते हैं तो वो कितनी भी उम्र के फादर और मदर हो जाए, लड़का कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन फादर और मदर तब तक उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करते रहते हैं। लेकिन ब्रिटिश सोसाइटी में है कि 18 साल का लड़का हुआ तो उसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से चीजों की तैयारी करे। तैयारी करने का मतलब कि अपनी लाइफ को खुद अब जी अपने पैरों पे खड़ा हो। दिस थिंग्स वी फाइंड। तो मैं नहीं कहता कि कौन सी सोसाइटी अच्छी कौन सी गलत है। ये हो सकता है कि जो ब्रिटिशर है उनकी सोसाइटी उनके अनुसार अच्छी हुआ, हम इंडियन हमारी सोसाइटी हमारे अनुसार अच्छी है। तो यही उन्होंने कहा, टेन ने ये कहा कि सोशल बिलीव का एक कॉन्सेप्ट होता है और उस बिलीव पे किसी भी वतन का क्लाइमेट, वहां के लोगों का टेम्परामेंट, वहां के लोगों का नेचर,
ये सब बड़ा मायने रखता है, और उन सब चीजों को देख करके कोई चीज लिखी जाती है। जैसे अगर आप देखेंगे जो इंडियन मूवी है, उस इंडियन मूवी में हमेशा जो एंडिंग होगा, ज्यादातर पहले कोई भी मूवी चाहे लव मूवी रही हो या कोई भी अगर ऐसी मूवी बनी है जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस रहा है, लेकिन लास्ट में हमेशा ये दिखाने की कोशिश की गई कि सुखद अंत दिखाया गया, कभी दुखद अंत नहीं दिखाया गया, सुखद अंत हमेशा दिखाया गया। तो मेरा कहने का मतलब, क्योंकि हमारा टेम्परामेंट ऐसा है कि हम हर चीज को लास्ट में देखते हैं कि अच्छा हो, हैप्पी एंडिंग के रूप में देखते हैं। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट रहा है, या हम लोगों का ऐसा टेम्परामेंट रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। लेकिन जो ब्रिटिशर है, उनमें किसी भी चीज को क्या किया जाता है, थोड़ा सा अनहैप्पी एंडिंग भी रहा है या अगर होता है तो उसको बर्दाश्त कर लेते, उनके लिए कोई नई चीज नहीं होती। लेकिन अगर हमारे यहाँ अनहैप्पी एंडिंग दिखाया जाएगा तो शायद हो सकता है मूवी चले ही ना। यू कैन टेक एनी मूवी, अगर आप शोले से ज्यादा वायलेंस क्या रहा होगा, उसमें देखिए तिरंगा से ज्यादा वायलेंस क्या रहा होगा, या क्रांतिवीर आई थी उससे ज्यादा वायलेंस क्या रहा होगा। तो इवन यू फाइंड कि लास्ट में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया जाता है। बट व्हाट हैपन कि इन द वेस्ट यू विल कम टू नो कि if there is disaster, if there is calamity, if there are some problems, you will come to know कि वो सबका सब उस दर्शन में चलता है। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोशल बिलीव के ऊपर। एक और जो पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी लिटरेरी पीस को, नो लिटरेरी पीस, PIEC, पीस कैन बी फॉर एवर और यूनिवर्सल। कोई भी लिटरेरी पीस फॉरएवर नहीं हो सकता, हमेशा हमेशा के लिए बस उसी का दबदबा कायम रहे, उसी का नाम लिया जाए, या कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा। नो, सम अदर पीपल विल कम, कुछ दूसरे लोग भी होंगे जिनका कंट्रीब्यूशन रहेगा और उसको याद किया जाएगा। तो नो लिटरेरी पीस कैन बी फॉर एवर आर यूनिवर्सल, कोई भी लिटरेरी पीस फॉर एवर या यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट है जो मैं लास्ट पॉइंट शेयर करूंगा, दैट इज द 10th पॉइंट। उनका ये कहना था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ अरिस्टोटल had seen Earth, he might have changed, changed his views of tragedy। अगर अरिस्टोटल हमारे जमाने को देखे होते तो उनका जो व्यूज ऑफ ट्रेजिडी है उसको बदल देते। इफ अरिस्टोटल हैड सीन आर्ट, तो ये इसी से पता चल रहा है कि अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी है वो उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। उन्होंने साफ साफ कहा अगर अरिस्टोटल हमारे जमाने को देखते होते तो वो जो है उनका जो व्यू है ट्रेजिडी का वो बदल देते। तो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज पॉइंट्स, मैं पहले पहले पॉइंट से चल रहा हूँ कि इन दिस क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन ड्राइडेन as a critic, so he is known as what he is known as father of English criticism। ये बात डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कही है। अ डिफेंस ऑफ एन एसे उनका जो है एक क्रिटिकल एसे है जो 1668 में आया है। ही क्रिटिसाइज्ड, किसको क्रिटिसाइज किया है, अरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। इसको ध्यान में रखिएगा। ही एडमायर्ड किसको, विलियम शेक्सपियर को। एवरी नेशन हैज इट्स ओन जीनियस, ये उन्होंने बात किया, हर राष्ट्र का अपना खुद का जीनियस होता है, किसी दूसरे राष्ट्र का जीनियस दूसरे राष्ट्र पे थोपा नहीं जा सकता। ही स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज ऑफ हीरोइक कपलेट का सपोर्ट उन्होंने किया। ही कुड नॉट मेड द डिस्टिंक्शन, एक उनका ये ड्रॉबैक रहा कि फैंसी और इमेजिनेशन को उन्होंने सिमिलर मान लिया था। द अल्टीमेट ऑफ लिटरेचर इज टू डिलाइट, उन्होंने कहा, नॉट टू डिलाइट समवन, नॉट टू इंस्ट्रक्ट। ये अल्टीमेट एम है। ही सपोर्टेड टेन्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वैल्यू का उन्होंने सपोर्ट किया। नो लिटरेरी कैन नो लिटरेरी पीस कैन बी फॉर एवर, कोई भी लिटरेरी पीस फॉर एवर नहीं हो सकता है। इफ अरिस्टोटल हैड सीन आर्ट, he might have changed his view of tragedy।
तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आई शेयर्ड विद यू, जो बेसिक पॉइंट्स है वो मैंने शेयर किया था। एक बार मैंने अपने हैंड रिटेन में इससे संबंधित एक मैंने पीडीएफ फाइल शेयर की थी, वो आपके पास होगा तो उसे कर लीजिएगा, मैं आज दोबारा उसे शेयर कर दूंगा, तो एक बार उसको आप जरूर देख लीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ क्या जॉन ड्राइडेन एज अ राइटर भी आपके यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है? कैन एनीवन टेल मी, क्या जॉन ड्राइडेन एज अ राइटर भी, एज अ पोएट भी है, या केवल उनका नाम क्रिटिक्स में ही रखा गया है? जी सर, जी सर, एज ए पोएट हैं जॉन ड्राइडेन। एज ए पोएट है पोएट सर। भी और क्रिटिसिज्म में भी है? यस जी सर, यस जी सर, दोनों लगभग बहुत भी हैं है। सर। ओके ओके, तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो जॉन ड्राइडेन एज अ क्रिटिक डिस्कस किया, मेन मेन पॉइंट को लेकर के। और मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं और भी जितने क्रिटिक्स हैं उन पर मैं बात करूंगा, जब मैं पोयट्स पे आऊंगा तो मैं पोयट्स को मेरे माइंड में रहना चाहिए। मुझे लगता है अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडेन दोनों लोग हैं। तो आज की क्लास में मैंने जो बात किया एज अ क्रिटिक ही बात किया हुआ है, इतना आप समराइज करिएगा। एंड जस्ट लीविंग दिस क्लास।